ये कलेक्ट्रेट के अंदर की तस्वीरें इस वक्त आपके सामने हैं। तीसरी बार वाराणसी संसदीय सीट से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करते हुए नजर आ रहे हैं। 2014, 2019 दो बार बंपर जीत हासिल करने के बाद तीसरी बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नामांकन दाखिल करने के लिए पहुंचे हैं। चारों प्रस्तावक नजर आ रहे हैं इस वक्त कलेक्ट्रेट दफ्तर में उनके साथ। इसके अलावा यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी हम देख रहे हैं। एनडीए के तमाम बड़े दलों के नेताओं की मौजूदगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ है। कलेक्ट्रेट पहुंचे हुए हैं एनडीए के 26 बड़े नेता प्रधानमंत्री मोदी के साथ। और अब से बस थोड़ी देर पहले किस तरह से पीएम मोदी ने अपना नामांकन दाखिल किया, सर थोड़ी देर सुन लेते हैं। और मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। जी समीर जी, पूरे जो औपचारिक प्रक्रिया होती है वो इस वक्त चल रही है और नामांकन दाखिल कर रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी जीत की तो औपचारिकता शेष है, लेकिन मुझे लगता है कि हिम्मत की दाद तो कांग्रेस के उम्मीदवार की और बाकी लोगों को देना पड़ेगी कि वो जानते हुए भी कि वो प्रधानमंत्री मोदी के सामने चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी हार सुनिश्चित है, वो बड़े दमखम से चुनाव लड़ रहे हैं। मुझे लगता है कि ये भी उनकी भी उसकी दाद देना चाहिए। अब बस वाराणसी में बस ये देखना है कि प्रधानमंत्री मोदी कितने वोटों से जीतते हैं। मुझे लगता है कि इस बार प्रधानमंत्री मोदी रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीतेंगे, क्योंकि जो समीर जी कल तस्वीरें हमने देखी रोड शो के दौरान, वो भव्य प्यार, वो स्नेह लोगों का मिल रहा था वाराणसी के लोगों का। लेकिन इस बीच ये तस्वीरों का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। जब पहली बार संसदीय चुनाव लड़ा 2014 में, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहली बार प्रधानमंत्री बने, तो उस वक्त जब नॉमिनेशन किया गया था वो तस्वीरें भी आप तक पहुंचा रहे हैं। जब 2019 में दोबारा दूसरी बार दूसरे कार्यकाल के लिए नॉमिनेशन के लिए आगे बढ़े, जब चुनाव हो रहे थे, 2019 की तस्वीर भी आपको बता रहे हैं। और 2024 की भी ये महत्वपूर्ण तस्वीरें, जब 4 प्रस्तावक भी मौजूद हैं। रामकृपाल जी, आप कुछ ऐड ऑन करना चाह रहे थे प्रस्तावक को लेकर पहले भी, कि ये समाज के हर रिप्रेजेंटेशन का उदाहरण। मैं आऊंगी आपके पास रामकृपाल जी। पंकज जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। पंकज जी, 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं और 2024 की नॉमिनेशन की तस्वीर भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। जी हाँ, बिल्कुल। हम जो चर्चा कर रहे थे ना कि प्रस्तावकों के नाम और प्रस्तावकों के काम और उनके चेहरे, देखिए ऐसे भी कोई भी नेता चला जाता, किसी को भी प्रस्तावक बना लेता अपने सहयोगी समर्थकों को। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब वाराणसी से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर अपने साथ 4 प्रस्तावकों को रखते हैं, तो उसके पीछे एक बहुत बड़ा तर्क होता है, एक बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति होती है। उसके सहारे वो बहुत कुछ संदेश देना चाहते हैं। जो वाराणसी की पहचान है, वाराणसी की आत्मा है, सामाजिक समीकरण है, वो इसी बहाने दर्शाते और बताते रहे हैं। और इस बार भी उन्होंने ऐसा ही कुछ किया है। और मुझे आपको एक छोटी सी कहानी मैं याद दिलाऊंगा कि ये तीसरी बार है जब नरेंद्र मोदी यहाँ से बीजेपी के उम्मीदवार के तौर पर नामांकन कर रहे हैं। एक मौका ऐसा आया था कि जब वो गए थे और जब वो हाथ मिलाते हैं नामांकन भरते वक्त में, तो जो बनारस के डीएम थे, जो रिटर्निंग ऑफिसर होते, वो बहुत देर तक उनका हाथ पकड़े रहे। वो अभिभूत हो गए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हाथ जो हैंडशेक किया गया था वो पकड़ के कि प्रधानमंत्री उनके सामने, और 2 मिनट तक रखे। बाद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें इस बात की याद दिलाई कि भाई अब तो वो हो गया। ये उनका क्रेज है। वो क्रेज हर समाज में, हर तबके में, वो ब्यूरोक्रेसी हो, कोई भी हो। मैं एक छोटी सी बात बताया मैंने आपको, और प्रधानमंत्री के काम करने का तरीका, एक एक छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखते हैं। और राजनीति में ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं और बात निकलती है तो बहुत दूर तक जाती है। और इन्हीं चीज़ों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी छवि आज यहाँ तक बनाई है। बिल्कुल सही बात है। और रामकृपाल जी, आप जिस बात का जिक्र कर रहे थे, क्योंकि अरविंद केजरीवाल का जिक्र हुआ, तो देखिए अरविंद केजरीवाल ने जो मुद्दा पिछले दिनों उठाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75 साल से ज़्यादा के हो गए हैं, तो अब उनके बाद कौन प्रधानमंत्री बनेगा, उसका भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जवाब भी दिया गया। कहा गया अमित शाह की तरफ से भी कि 2029 तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही रहेंगे। आपको लगता है कि एक नया मुद्दा छेड़कर अरविंद केजरीवाल ने एक नया इशू लाने की कोशिश की है 2024 के चुनावों में, और इसका कुछ फर्क पड़ेगा? जी, मैं अगर इससे पहले एक छोटी सी बात जो आप देख रहे थे, देखिए 2014 में जब मोदी जी ने नामांकन किया था, तो उन्होंने कोशिश की थी कि समाज का सर्वजन हिताय जिसको कहते हैं ना, समाज का एक मैसेज ऐसा जाए कि सब कुछ सबको साथ लेके चलने वाली। और उदाहरण देखिए कि 2014 से 2022 यानी 24 के बीच में 10 वर्षों में उत्तर प्रदेश 4 चुनावों से गुजरा है, 14, 17, 19 और 22। और अगर चारों चुनावों के आप परिणाम देखें
और सफलता का रेट देखें तो एक पिछड़ा जिसको हम कहते हैं उसका बहुत बड़ा हिस्सा 14 में इंटैक्ट था, 17 में इंटैक्ट था, 19 में इंटैक्ट था, 22 में इंटैक्ट था। ये वहाँ का उत्तर प्रदेश का ही नहीं, पूरे देश में देख लीजिए आप। तो मैं यही बात कहता हूँ। और अभी भी हाल में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के जो नतीजे आए हैं, तो मैं ये कहता हूँ कि एक जो बेल कर्व है, यानी कि एक जो 100 में 60 जिसकी बात की जाती है, उसका बहुत बड़ा एक हिस्सा मोदी जी के साथ पिछले 10 सालों से है। और मैं यही कह रहा हूँ कि मुझे कोई ऐसा कारण नहीं दिखता कि 2024 में, और अगर कहें कि मध्य प्रदेश में अभी तो 6 महीने भी नहीं हुए, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं, वो क्यों छोड़ेगा? है सब कुछ। क्या ऐसा मोदी ने किया है, क्यों छोड़ेगा? बल्कि 2019 के बाद तो राशन भी है, राम भी है। तो राशन और राम, इससे मुझे नहीं लगता किसी को कोई परहेज होगा या कोई चीज होगी। बड़ी बात तो ये बहुत बड़ी बात है।